प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मौर्यकालीन भारत के विषय में चर्चा करेंगे। मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति को जानने के तीन प्रमुख साधन हैं: मेगस्थनीज का भारतीय विवरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख। मौर्यकालीन समाज वर्ण व्यवस्था में बंटा हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का पता लगता है। अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वह ब्राह्मणों और शूद्रों को दान देता था। भारतीय वर्ण व्यवस्था की समझ न होने से मेगस्थनीज ने 7 जातियों दार्शनिक, किसान, ग्वाले, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा अमात्य का वर्णन किया है। मेगस्थनीज के वर्णन से ज्ञात होता है कि अंतर्जातीय विवाह तथा खान पान का निषेध था, परंतु अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्यकालीन समाज में ये दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थीं। वैवाहिक परंपराओं के अंतर्गत विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 12 वर्ष और वर की 16 वर्ष होनी आवश्यक थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है: ब्रह्म, शौल्क, प्राजापत्य, देव, गांधर्व, आसुर, राक्षस तथा पैशाच। मेगस्थनीज ने भारतीयों के लिए विवाह के 3 लक्ष्य बताए हैं: जीवन संगिनी प्राप्त करना, भोग करना तथा कई संतानें प्राप्त करना। स्त्रियों को भी बहुविवाह के जवाब में पति के मर जाने अथवा घर छोड़कर चले जाने और बहुत दिनों तक वापस नहीं आने पर पुनर्विवाह की आज्ञा थी। पति के दुराचारी, हत्यारा, नपुंसक आदि होने पर विवाह विच्छेद की भी आज्ञा थी। कौटिल्य ने नियोग की भी आज्ञा दी है। स्त्रियों की दशा के अंतर्गत मौर्य काल में स्त्रियों की दशा बहुत अधिक संतोषजनक नहीं थी। वे संतान उत्पन्न करने का साधन मात्र समझी जाती थीं। स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर में ही माना जाता था। भंडारकर के विचार में इस युग में पर्दे की प्रथा थी। कौटिल्य के मतानुसार स्त्रियों को उच्च शिक्षा देना उचित ही है। मेगस्थनीज के कथनानुसार स्त्रियों को दार्शनिक ज्ञान देना इस युग में उचित नहीं समझा जाता था। स्त्रियों में अंधविश्वास व्याप्त था। वे विभिन्न प्रकार के मंगल अनुष्ठान किया करती थी। स्त्री अपने पति के अत्याचारों के विरुद्ध न्यायालय में जा सकती थी। संपत्ति संबंधी अधिकार भी उसे प्राप्त थे। स्त्री हत्या महापाप समझा जाता था। कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग भी था जो अच्छी दशा में था। सैनिक तथा गुप्तचर का कार्य करता था। चंद्रगुप्त मौर्य की संरक्षिकाएं स्त्रियां होती थीं। वे धर्म प्रचार का कार्य भी करती थीं। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अनेक स्त्रियां नृत्य, संगीत तथा ललित कलाओं में निष्णात होती थीं। इस काल में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। मौर्य काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास अपने स्वामी की विभिन्न प्रकार से सेवा करते थे। दास प्रायः अनार्य हुआ करते थे, जिनका पशुओं की भांति क्रय विक्रय होता था। मौर्य काल में खान पान के संदर्भ में मांस भक्षण का प्रचलन था। सम्राट अशोक के भोजनालय में अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का मांस बनता था। बाजार में कच्चा और पकाया हुआ दोनों प्रकार का मांस मिलता था। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के उपरांत मांस भक्षण बहुत कम हो गया था। मदिरापान का भी प्रचलन था। मदिरापान केवल मदिरालय में ही होता था। बाहर केवल वही लोग मदिरा ले जा सकते थे जो बड़े ही विश्वसनीय तथा चरित्रवान समझे जाते थे। मदिरापान प्रायः अनुष्ठानों के अवसर पर होता था। आमोद प्रमोद के अंतर्गत अशोक के अभिलेखों से पता लगता है कि मौर्यकालीन समाज में विहार यात्राएं आमोद प्रमोद की प्रधान साधन थी। इन यात्राओं में पशु पक्षियों का शिकार किया जाता था। विभिन्न प्रकार के उत्सव समाज कहलाते थे। ये भी आमोद प्रमोद के साधन थे। इन समाजों में मनुष्य तथा पशुओं के द्वंद्व युद्ध होते थे। रथ दौड़, खेल कूद, नाच गाने आमोद प्रमोद के अन्य साधन थे। नैतिक स्तर के अनुसार मौर्य काल में भारतीयों का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। लोगों का जीवन सरल था। उनमें फिजूल खर्ची नहीं थी। चोरी का नामो निशान नहीं था। लोग प्रायः अपने घरों को आरक्षित छोड़कर चले जाते थे। लोग सामाजिक नियमों का पालन करते थे, जिससे न्यायालय की शरण में जाने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी। समाज में योग्यता का बड़ा आदर होता था। वृद्ध तभी आदरणीय समझे जाते थे जब उनमें ज्ञान तथा योग्यता होती थी। मौर्यकालीन धार्मिक दशा के अंतर्गत धर्म के प्रति मौर्यकालीन शासकों का दृष्टिकोण बड़ा उदार एवं व्यापक था। यद्यपि उनमें से कुछ ने जैन धर्म तथा कुछ शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और राजकीय आश्रय प्रदान किया, परंतु उन्होंने अन्य धर्मों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया।
ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत कौटिल्य तथा मेगस्थनीज दोनों के विवरणों से ज्ञात होता है कि उस काल में ब्राह्मण धर्म सर्वाधिक प्रबल था। वैदिक कर्मकांडों अर्थात यज्ञ तथा बलि का बड़ा जोर था। भागवत धर्म मौर्यकालीन समाज में शैव संप्रदाय के समानांतर प्रचलन में था। मेगस्थनीज ने शिव तथा कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है। वासुदेव की पूजा का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। आजीविक धर्म के अंतर्गत अशोक के शिलालेखों में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि आजीविक संप्रदाय ब्राह्मण संप्रदाय से भिन्न था। बिंदुसार ने आजीविकों को अपना संरक्षण प्रदान किया था। आजीविक लोग नंगे सन्यासियों की भांति जीवन व्यतीत करते थे। अशोक ने भी आजीविक सन्यासियों को 12 वर की गुफाएं दान में दी थी। मौर्य सम्राट दशरथ भी आजीविकों का आश्रयदाता था। मौर्य काल में जैन धर्म भी उन्नत दशा में था। जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी तथा आश्रयदाता था। अशोक के पुत्र संप्रति ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म इस काल में बौद्ध धर्म की समस्त धर्मों से अधिक उन्नति हुई। क्योंकि बौद्ध अशोक इस धर्म का अनुयायी हो गया था, अतः उसने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाकर उसका तन मन धन से प्रचार किया। अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण उदार तथा व्यापक था। वह कट्टरपंथी बिल्कुल नहीं था। मूर्ति पूजा के अंतर्गत कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मूर्तियों तथा मंदिरों का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। मूर्ति बनाने वाले लोग देवता कारू कहलाते थे। महर्षि पतंजलि ने भी शिव, विशाख आदि की मूर्तियों का उल्लेख किया है। बौद्ध लोग बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा करते थे। नदियों की पूजा के अंतर्गत मौर्यकालीन समाज में नदियों को पवित्र माना जाता था। मेगस्थनीज ने गंगा को अत्यंत पवित्र बताया है। इस काल में तीर्थ यात्रा का भी प्रचलन था। लोग पवित्र पर्वों के अवसर पर तीर्थ स्थानों में दर्शन स्नान के लिए जाते थे। अशोक के समय राज्य ने तीर्थों से तीर्थ कर लेना बंद कर दिया था। मौर्यकालीन समाज की आर्थिक दशा के अंतर्गत कृषि प्रधान व्यवसाय था। किसानों को समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता था। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। युद्ध के समय भी कृषि को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाती थी। मेगस्थनीज के अनुसार भूमि उर्वर थी, सिंचाई की व्यवस्था उत्तम थी, खेती परंपरागत विधि से की जाती थी। कृषक लोहे के उपकरण काम में लेते थे। प्रमुख फसलों के अंतर्गत जाड़े की फसल में गेहूं बोया जाता था। दूसरी बार गर्मी में तिल, ज्वार आदि बोया जाता था। इनके साथ फले मूल भी उत्पन्न होते थे। मगध के कई क्षेत्रों में धान, गेहूं तथा जौ की खेती होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गेहूं, जौ, चना, चावल, सहजन, तरबूज, खरबूज, आम, जामुन, अनार, अंगूर, फालसा, नींबू आदि फसलों फलों का उल्लेख किया गया है। पतंजलि ने भी धान का उल्लेख मगध में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल के रूप में किया है। बौद्ध ग्रंथों में भी धान की भरपूर फसलों के कई उल्लेख मिलते हैं। सिंचाई के अंतर्गत मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध किया जाता था। कुएं, तालाब, झील आदि खुदवाए जाते थे। इस सुविधा के बदले में राज्य किसानों से सिंचाई कर लेता था। सौराष्ट्र से प्राप्त दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के जूनागढ़ अभिलेख से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया तथा उससे सिंचाई के लिए नहरें निकाली। मेगस्थनीज ने भी मौर्य साम्राज्य में प्रयुक्त सिंचाई पद्धतियों का उल्लेख किया है। उसने नहरों, खेतों को पानी के संभरण का निरीक्षण करने हेतु नियुक्त अधिकारियों का भी उल्लेख किया है। कौटिल्य ने सिंचाई के कई साधनों का उल्लेख किया है। नदी, सर, तड़ाग और कूप द्वारा सिंचाई, ढोल या चरस द्वारा कुएं से पानी निकालकर सिंचाई, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रहट या चरस द्वारा कुएं से सिंचाई, बांध बनाकर नहरों द्वारा सिंचाई और वायु द्वारा संचालित चक्की द्वारा सिंचाई। मौर्य काल में भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खादों का प्रयोग किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की खादों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में घी, शहद, चर्बी, मछलियों का चूर्ण, गोबर, राख आदि का खाद के रूप में उपयोग होने का उल्लेख है। मौर्यकालीन भारत में पशुपालन के कार्य के अंतर्गत मेगस्थनीज ने ग्वालों की जाति का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि दूध के लिए पशुपालन किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्य शासन में अलग से पशुपालन विभाग की व्यवस्था की गई थी। इस विभाग का कार्य बंजर भूमि में चरागाहों का विकास करना, रोगी पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था करना, पशुओं के साथ अमानुषिक व्यवहार रोकना, उनका पंजीयन करना आदि होता था। अर्थशास्त्र में गो अध्यक्ष तथा अश्वाध्यक्ष के उल्लेख मिलते हैं। क्योंकि कृषि तथा सिंचाई काफ़ी उन्नत दशा में पहुंच चुकी थी, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि के लिए खेत जोतने, भार ढोने और कुएं से सिंचाई का पानी निकालने के लिए पशुओं की सहायता ली जाती थी। उद्योग धंधों के अंतर्गत मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित थे। इनमें सूती, ऊनी वस्त्र निर्माण, धातु निर्माण, धातुओं से कृषि उपकरण, बर्तन तथा हथियारों का निर्माण,
मिट्टी के बर्तनों में मूर्तियों का निर्माण, कीमती धातुओं, लकड़ी का काम, चंदन की लकड़ी एवं हाथी दांत के आभूषणों का निर्माण आदि प्रमुख उद्योग धंधे थे। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में कपास की अच्छी खेती होती थी, इसलिए वह सूती वस्त्र का व्यवसाय बड़ी उन्नत दशा में था। सूती कपड़े के लिए काशी, वत्स, अपरांत, बंग और मदुरा विशेष रूप से विख्यात थे। सूत काटने के लिए चरखों तथा कपड़ा बुनने के लिए करघों का उपयोग किया जाता था। मेगस्थनीज तथा कौटिल्य दोनों ने इनका उल्लेख करते हुए बताया है कि वस्त्र बनाने के लिए सन का भी प्रयोग किया जाता था। मगध तथा काशी सन के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। वृक्ष के पत्तों और छाल के रेशों से भी वस्त्र बनाए जाते थे। मेगस्थनीज ने मलमल के कामदार वस्त्रों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उस काल में बंगाल उच्च कोटि के मलमल वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। धातु उद्योग के अंतर्गत मौर्य काल में सोना, चांदी, तांबा, लोहा प्रचुर मात्रा में निकाला एवं गलाया जाता था। जस्ता एवं अन्य वस्तुएं भी धातु के रूप में काम में ली जाती थी। राज्य की खानों के कार्य का अध्यक्ष आक्राध्यक्ष कहलाता था। आभूषण निर्माण के अंतर्गत पुरुष तथा स्त्री दोनों ही आभूषण पहनते थे। इस काल में हाथी दांत के सुंदर आभूषण बनते थे। उनके लोगों के वस्त्रों पर सोने का काम किया जाता था। एरियन का कथन है कि भारत में धनी लोग अपने कानों में हाथी दांत के उच्च कोटि के आभूषण पहनते थे। समुद्रों से मणि, मुक्ता, रत्न, सीप आदि निकालने का काम राज्य के अधिकारियों की देखरेख में होता था। इन सब का प्रयोग आभूषण निर्माण में होता था। सुरा उद्योग का विकास हो चुका था। सुरा का निर्माण बड़े स्तर पर होता था। अर्थशास्त्र में 6 प्रकार की सुराओं मेदक, प्रसन्न, आसव, अरिष्ट, मैरे और मधु का उल्लेख है। इस पर सुराध्यक्ष का नियंत्रण रहता था। लकड़ी तथा चमड़े का काम वनों एवं पशुओं की प्रचुर विविधता के कारण प्रगतिवर था। मौर्य काल में इमारती लकड़ी, चंदन की लकड़ी, पशुओं से प्राप्त ऊन और चमड़े पर आधारित उद्योग एवं व्यवसाय भी उन्नत दशा में थे। व्यापार के अंतर्गत मौर्य काल में आंतरिक तथा विदेशी व्यापार उन्नत दशा में था। व्यापारिक सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। मेगस्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है कि विदेशियों की सुरक्षा करने, उन्हें हर प्रकार की सुविधा देने के लिए पाटलिपुत्र में 5 सदस्यों की एक समिति काम करती थी। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे करने वालों को सुरक्षा दी जाती थी। यदि कोई व्यक्ति श्रमिकों अथवा कारीगरों का अंग भंग कर देता तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। यदि कोई व्यापारी नाप तोल में बेईमानी करता अथवा मिलावट करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। नावों द्वारा नदियों के मार्ग से भी व्यापार होता था। देश के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। विदेशी व्यापार स्थल समुद्रिक दोनों मार्गों से होता था। चीन तथा मिस्र के साथ भारत का व्यापारिक संबंध था। व्यापारिक मार्गों के अंतर्गत मौर्य काल में देश में आंतरिक व्यापारिक सुविधा के लिए बड़े बड़े राजमार्ग बनवाए गए। पाटलिपुत्र से पश्चिमोत्तर को जाने वाला मार्ग 1500 कोस लंबा था। दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग हेमवत पथ था जो हिमालय की ओर जाता था। दक्षिण भारत को भी अनेक मार्ग गए थे। कौटिल्य के अनुसार दक्षिणापथ में भी वह मार्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो खानों से होकर जाता है। इस पर गमन बहुत होता है। मुद्रा के लिए अर्थशास्त्र में वर्णन है कि मुद्राओं का प्रयोग होता था। अर्थशास्त्र में मौर्य काल में प्रचलित अनेक मुद्राओं के नाम दिए गए हैं। स्वर्ण यानी सोने का, कार्षापण या पण या धरण चांदी का, माशक तांबे का, काकणी तांबे का। कौटिल्य ने उस काल की समस्त मुद्राओं को 2 भागों में बांटा है। प्रथम कोटि में कीश प्रविश्य मुद्राएं आती थी। ये लीगल टेंडर के रूप में थी। संपूर्ण राज्य कार्य इन्हीं मुद्राओं में होता था। द्वितीय कोटि में व्यवहारिक मुद्राएं आती थी। ये टोकन मनी के रूप में थी। जनता का साधारण लेन देन इन मुद्राओं में हो सकता था, किंतु ये मुद्राएं राज्य के कोष में प्रवेश नहीं कर पाती थीं। मुद्रा निर्माण राज्य के टकसालों में ही हो सकता था, परंतु यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी धातु ले जाकर राज्य के टकसाल से अपने लिए मुद्राएं बनवा सकता था। इस कार्य के लिए उसे एक निश्चित शुल्क देना पड़ता था। मौर्यकालीन साहित्य और शिक्षा के अंतर्गत मौर्य काल में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रचलन था। पहली भाषा संस्कृत थी, दूसरी पाली। संस्कृत विद्वानों की और पाली जनसाधारण की भाषा थी। लिपि ब्राह्मी लिपि खरोष्ठी लिपि थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक ने खरोष्ठी लिपि का प्रयोग पश्चिमोत्तर प्रदेश के अभिलेखों में किया है। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख संभवतः उस प्रदेश में इस लिपि का प्रयोग होता था। यह लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। साहित्य के अंतर्गत मौर्य काल में रचित संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसी काल में वात्स्यायन ने प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र की रचना की। कुछ विद्वान कौटिल्य, वात्स्यायन, विष्णुगुप्त तथा चाणक्य एक ही व्यक्ति के 4 नाम होना बताते हैं। इसी काल में कात्यायन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपने वार्तिक लिखे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथों तथा अनेक जैन ग्रंथों का संकलन इसी युग में हुआ था। संभवतः रामायण तथा महाभारत का परिवर्धन भी इसी युग में हुआ। अनेक ग्रंथों में सुबंधु नामक ब्राह्मण विद्वान का उल्लेख आता है जो बिंदुसार का मंत्री था। उसने वासव दत्ता नाट्यधारा नामक नाटक की रचना की।
संस्कृत का परम विद्वान वरुचि इसी काल में हुआ। ब्रज कथा कोश के अनुसार कवि नाम एक अन्य विद्वान भी इसी काल में हुआ। जैन धर्म का प्रसिद्ध आचार्य भद्रबाहु इसी काल की विभूति था। जैन धर्म के आचारांक सूत्र, भगवती सूत्र, स्तंभ वायंग सूत्र आदि की रचना इसी काल में हुई। शिक्षा के क्षेत्र में मौर्य सम्राटों ने शिक्षा की बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी। स्मिथ के विचार में ब्रिटिश काल में उतनी विस्तृत शिक्षा की योजना न थी जितनी मौर्य काल में थी। तक्षशिला उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, जहाँ धनी तथा निर्धन दोनों ही शिक्षा प्राप्त करते थे। धनी परिवारों के बच्चे शुल्क देकर दिन में अध्ययन करते थे। निर्धनों के बच्चे दिन में गुरु की सेवा करते थे, रात में अध्ययन करते थे। गुरुकुलों, मठों तथा विहारों में भी शिक्षा दी जाती थी। इन संस्थाओं को राज्य की ओर से सहायता प्रदान की जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही।